एज एन एक्टर ही इज टू गुड। हाँ ठीक है। चलो क्या सामने से हट जाएं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, हम बैठे। आ जाइए साइड पे। रेडी। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। हर देश की सोच और राजनीति में एक ऐसा वक्त आता है जब वो उसका इतिहास बदल देता है, और जब वो इतिहास बदलता है तो जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो है मीडिया की। और मीडिया उसको किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करती है, वो अहम पार्ट होता है मीडिया का, और लोग कैसे उसे कन्वे कर रहे हैं। और उसी मीडिया को दर्शाने आ रहे हैं हमारे सामने राशि खन्ना जी, विक्रांत मैसी जी और रिद्धि डोंगरा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम ऑन आवर चैनल सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। इवन विक्रांत सर, हम आपको कह सकते हैं कि मतलब अभी फिलहाल प्रमोशन का दौरान चल रहा है। अभी जब फेस्टिवल सीजन खत्म हो गया है, उसके पहले हम देख रहे थे आप प्रमोशन में हो। अब प्रमोशन में हेक्टिक हो रहा है काफी। कभी कभी, कभी कभी, लेकिन आप मित्रों से मिलके अच्छा लगता है। जो काम हम करते हैं, जिस पे दिन रात मेहनत करते हैं, वो लोगों के पास जब हम लेके आते हैं तो एक एक अजीब सी खुशी भी होती है, क्योंकि वही हमारा जीवन है। हम कहानियाँ बोलते हैं, हम फिल्में बनाते हैं, तो कभी कभी हेक्टिक हो जाता है, पर मोर और लेस बहुत खुशी होती है, क्योंकि यही हमेशा करना चाहा है, अभिनय करना चाहा है, चाहे वो टीवी हो या सिनेमा हो या अलग अलग मीडियम्स हो। तो जब वो मौका मिला है तो कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है। इन शिकायत से मैं बोलना चाहूँगी, अब लोगों को आपसे कोई शिकायत नहीं है। इवन हम कह सकते हैं कि आपको ऑडियंस ने काफ़ी पॉजिटिव रूप में एक्सेप्ट किया। अब लोगों का कहना है कि विक्रांत मैसी है तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी होगा, हम मूवी देखने जाएंगे। तो ये जो आपको लोगों का प्यार मिल रहा है ना, जैसे कि अभी 12th फेल में आपको काफ़ी प्यार मिला, फिर सेक्टर 36 में आपको काफ़ी प्यार मिला, लोगों ने आपके रोल को, आपके कैरेक्टर को काफ़ी पसंद किया। थैंक अभी यू। आ रहा है 10 साल जी। इसमें लोगों को क्या कुछ आपसे रिलेटेड नया देखने को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्रशंसा के लिए। मैं थोड़ा सा मतलब आदी नहीं हूँ इन चीज़ों का। क्या झूठा। नहीं, मैं आदी नहीं हूँ इन चीज़ों का, मतलब मैं नहीं, ये तो करते हैं, ये तो दोस्त हैं, ये तो करते हैं, पर मैं थोड़ा सा मतलब झिझक जाता हूँ, शर्म सी आ जाती है। पर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इस फिल्म में आप मुझे एक पत्रकार के रूप में देख रही हैं। 2002 का वक्त है, साबरमती कांड जब हुआ था, उस विषय में ये कहानी है। तो एक ईमानदार पत्रकार के रूप में आप मुझे देखेंगी, एक ऐसे इंसान के रूप में देखेंगी जो कहीं ना कहीं जो जीवन के सारे उतार चढ़ाव देख के दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। जो 12th फेल में हमने कहा है कि ज़ीरो से रीस्टार्ट, तो वही रीस्टार्ट यहाँ भी आपको देखने मिलेगा। और कहीं ना कहीं एक सिस्टम के खिलाफ खड़ा है, निडर होके, निष्पक्ष है, निडर है। और बहुत ही अहम भूमिका है इस किरदार की इस कहानी में, क्योंकि वो इन तमाम दूसरे जो किरदार हैं, राशि का, रिद्धि का, उनके साथ मिलके वो एक ऐसा सच बाहर लेके आ रहा है जिसके बारे में दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, आज भी नहीं पता है। लेकिन ये कहानी कहना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सिर्फ फिल्म के बीच की बात करें और अगर किरदार की बात करें, तो काफ़ी निष्पक्ष इंसान है, निडर है, एक पत्रकार है, और बहुत ही अहम भूमिका है उसकी उस वक्त का सच लोगों के सामने लाने में। राशि जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि साउथ और या फिर बॉलीवुड, उनकी जो किताबों में जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा हर एक पन्ना, वो है राशि खन्ना अरे का। सो स्वीट, क्या सो बात है। स्वीट, थैंक यू सो मच। इट्स द स्वीटेस्ट थिंग किसी ने भी मेरे लिए you बोली हो। made her day. और मतलब आपकी साइड से आ रहा, मतलब इट मीन्स इवन मोर, बिकॉज जब एक लड़की की तारीफ करती है ना, तो वो ज़्यादा मीन करता है। तो थैंक यू एंड सो वो मच। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाँ होता जी, है, वो वो सबसे एक ज़्यादा लॉयल रहता इम्पोर्टेंट। है। जी जी, थैंक यू बाकी सो सबके मच। मतलब तारीफ करते हो तो हाँ कभी कोई सुनता है। जी, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। इवन हम आप काफ़ी कैरेक्टर में देखे, जैसे कि मैं पहले जी भी आपको बोलती हूँ, मैं आपको बचपन से ही देखते आ रही हूँ, जी तो साउथ की मूवी से फिर बॉलीवुड में जी ये काफ़ी अलग कैरेक्टर दिखाई दे जी रहा है, क्योंकि इसमें रियलिटी दिखा रहा है। जी। तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आया मूवी आया, तब कितना टाइम लगा था आपको सोचने के लिए, मुझे ये हाँ बोलना या ना बोलना? देखिए, पहला रिएक्शन तो मेरा ना ही था, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल फिल्म है एक तो, और आप उसके साथ सही जाना चाहते हैं, आप गलत राह नहीं लेना चाहते हैं। तो जब मुझे इन्होंने स्क्रिप्ट दिखाई, पूरी रिसर्च दिखाई, तो मैं कन्विंस हो गई कि मुझे ये किरदार प्ले करना है।
और जैसे आपने बिगनिंग में मुझे कहा ना कि आप बहुत रिलेट कर रही हैं इस किरदार से, तो मैं बहुत खुश हुई बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी किरदार करूँ, स्पेशली आप एज अ जर्नलिस्ट उससे रिलेट करें, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हूँ। एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट जो नई नई आती है, जो बड़े बड़े सपने लेके आती है कि आई वॉन्ट टू बी रियली बिग जर्नलिस्ट, मैं एक इंग्लिश चैनल में काम करना चाहती हूँ, मैं एक रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। उसके सामने क्या क्या सच्चाई आती है, क्या क्या वो पावर पॉलिटिक्स के साथ डील करती है, और उसे समझ आती है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और वो जिसको आइडल मानती है उसके सपने टूटते हैं, वो कैसे अपने आप को उठाती है और सच सच की इस भीड़ में लग जाती है कि मुझे बस सच ढूंढना है और लोगों तक लेके जाना है। तो वो एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ जो मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया है, और हिंदी फिल्म्स में मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं रिलेटेबल कैरेक्टर्स प्ले करने की। तो आई थिंक मैं आई एम रियली ग्रोइंग एज एन एक्टर। तो मैं यही करना चाहूँगी आगे भी, और रिलेटेबल कैरेक्टर्स प्ले करना चाहूँगी, और बहुत ही खुश हूँ साबरमती रिपोर्ट जैसे आई है, जैसे हम सबके किरदार हैं बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। तो आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई एम लकी। फिर मैं कहना चाहूँगी जैसे कि आपने बोला मैं रियल में क्या होता है कि जर्नलिस्ट पत्रकार का होता है, तो आप जब इसका शूट करके आप मतलब काफ़ी गहराई से देखे होगी पत्रकार लोगों का काम, तो आपको क्या लगा जो रियल लाइफ में आप देख रहे हो, अभी मुझे देख रहे हो, हम इंटरव्यूज लेते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं, कुछ ना कुछ सेलिब्रिटी और रिपोर्टर्स के बीच थोड़ा गैप रहता है, तो आपको क्या लगता है क्या गैप है, वो अभी क्या कुछ सिचुएशन रहता है रिपोर्टर्स के बीच? देखिए, आप फिल्म जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं फ़िल्म में एक फ़िल्म जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा आपके उस एंगल से नहीं देख पाई। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में मैं जाती हूँ, जो मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल होता है। आप अपनी जान को जोखिम में डालते हैं सच्चाई बाहर निकालने के लिए, तो वो बहुत ही मुश्किल एक पाथ है जो आप जो ले रहे हैं आप एज अ जर्नलिस्ट। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो सच की खोज में निकलते हैं। तो मैं ये गैप के बारे में तो कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन आई रियली रिस्पेक्ट जर्नलिस्ट टुडे इवन मोर। जी। जी मैम, जैसे कि आपके हमने प्रीवियस वर्क किया, आप मतलब एक ऐसा कैरेक्टर नहीं चॉइस करती कि सिर्फ आपको एक एज अ आर्टिस्ट वर्क कराना, आप ऐसा एक कैरेक्टर चॉइस करती कि लोगों को स्टोरी बताना, मतलब आप अपना पहचान ही खो देती है, ऐसा लोग आप में वही चीज़ देखते हैं, और ये भी काफ़ी अलग है, एकदम बॉसी अवतार दिखाई दे रहा है आपके टीजर में, तो आप अपने कैरेक्टर में क्या कुछ बताना चाहिए कैरेक्टर? थैंक यू सो मच। मैं खो ही जाना चाहती हूँ, मैं रहना ही नहीं चाहती। अभी भी मुझे लगता है कि मतलब मैं तो हर जगह, मैं टीज़र भी देख रही थी तो मुझे लग रहा था नहीं, थोड़ी सी मैं दिख रही हूँ मुझे, तो मुझे बहुत और मेहनत करनी है लाइफ में। लेकिन मेरा कैरेक्टर मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एक एक रिपोर्टर ही है, एक एक समय की कहानी है, एक घटना पे आधारित है। और आई थिंक जो मैं चाहूँगी अगर ऑडियंस जाए और मेरे कैरेक्टर को देखे तो वो मेरे कैरेक्टर को एक सिस्टम समझ के देखे, बिकॉज़ वो कहा नहीं है और वो स्पून फीड किया नहीं है हमने, बट वो ही है, तो वो बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है कि लोग जब मनिका राजपुरोहित को देखें तो वो देखें अच्छा सिस्टम कैसे चलता है और क्या होता है, ये, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को डाउन प्ले कर देते हैं, ये बोल के अरे ये इंसान ऐसा है, और फिर आगे बढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है, चीज़ों को गहराइयों से देख के उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारी फिल्म बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर पे बात कर रही है, और इनकी जो जर्नी है और जो मेरे कैरेक्टर की जर्नी है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, और कॉन्सिक्वेंसेस जो राशि का किरदार है अमृता, बहुत ब्यूटीफुली उनकी नज़र से भी आप देखते हैं मेरे कैरेक्टर को, इनकी नज़र से भी मेरे कैरेक्टर को देखते हैं, और जो एंग्स्ट है इस फिल्म में किरदारों में, वो आपको दिखाई देगा कि फ्रस्ट्रेशन कैसे होता है जब आप हेल्पलेस होते हैं और यू कांट रियली डू व्हाट यू वांट टू डू। तो बहुत बहुत अच्छा कैरेक्टर है और बहुत अच्छी कहानी है, और मैं जैसा कि आपने कहा मैं यही चाहती हूँ, आगे भी यही अटेम्प्ट रहेगा कि जो भी कहानियाँ कहूँ उसमें मैं ना रहूँ, कहानी रहे। एक ऐसी मूवमेंट काफ़ी बड़ी है देश के लिए, तो ऐसी मूवी के लिए काम करना कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि ऑडियंस किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, कुछ भी थोड़ा मिस्टेक हुआ तो ऑडियंस वाले क्लोरिंग कराना, तो वैसा कुछ प्रेशर था जब आप ये मूवीज़ बना रहे थे, तो जब आपको स्टोरी के बारे में पता चला? सी मिस्टेक तब होती है जब आप बिना सोच के कुछ काम करते हैं, मतलब मिस्टेक हो सकती है क्योंकि हर चीज़ पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है, आपको लगेगा कुछ मिस्टेक है जो शायद किसी और को ना लगे, लेकिन जब आप रिसर्च और फैक्ट्स पे बेस करके कुछ काम करते हैं तो आपको मिस्टेक्स का डर नहीं रहता। आप बस ये कोशिश करते हैं कि पूरी ईमानदारी से किरदार को निभाएं, और जो कहानी है
इवन इन दिस स्टोरी मुझे याद है बहुत समय, इवन अगर मेरा कैरेक्टर नीचे गिर रहा है मैं उसको नीचे गिराना चाहूँगी क्योंकि वो कहानी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ें करना हमारी एज आर्टिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक वीव स्पोकन अबाउट दिस अर्लियर कि एक पर्सनल वैल्यू सिस्टम बहुत मायने रखता है कि इंटेग्रिटी मेरा भी तो है एज एन आर्टिस्ट, मैं भी वहाँ पे जाके कुछ घुमा सकती थी और कर सकती थी, लेकिन ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है कहना और मुझे इसका हिस्सा बनना था, मुझे और ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना है। हमने वेस्ट की बहुत सारी कहानियाँ देखी हैं और बहुत सेलिब्रेट करते हैं यूएस अपनी हिस्ट्री को, इंडिया नहीं करता है। हमारा देश बहुत कम ऐसी कहानियाँ बताता है जहाँ आम लोगों ने एक पहल उठाई है और उससे रेवोल्यूशन आ गया है। समर कुमार का कैरेक्टर कुछ वैसा है, अमृता का कैरेक्टर कुछ वैसा है। तो ऐसी कहानियाँ बताना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारे दर्शक हैं, जो आम जनता है, उनमें वो प्राइड हो कि हमको भी अपने देश के लिए कुछ करना है, या मैं अगर अपनी इंटेग्रिटी संभाल के चलूँगी तो मैं कुछ कर सकती हूँ। कई लोग जब ऐसे मूवीज आती है सत्य घटना पे आधारित रहता है, हिस्टोरिकल मूवी रहती है, कई लोगों का कहना था कि प्रोपेगेंडा है, उसी में शामिल हो जा रहे हैं। सेलिब्रिटी को भी काफ़ी ट्रोल किया जाता है, जैसे आप कमेंट सेक्शन पढ़ते ही होंगे, तो वो कैसा प्रेशर रहता है, उससे आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मेरे लिए तो ये आए दिन होता रहता है, तो मुझे ज़्यादा अभी फ़र्क पड़ता है नहीं। लेकिन ये बहुत ही वाजिब सवाल है, पर सच्चाई ये भी है और इतिहास इस बात का गवाह है कि शायद जो मेरी सच्चाई है और जो मेरी सच्चाई है वो आपके लिए प्रोपेगेंडा हो, पर मैं अपनी सच्चाई पे खड़ा रहना चाहता हूँ। जो मेरे वैल्यू सिस्टम के हिसाब से सच है, मैं वो दर्शकों तक लेके आना चाहता हूँ। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ, अगर हम जो जूस के साथ दूसरे विश्व युद्ध में हुआ, जो हॉलोकॉस्ट हुआ, ऐसे कितने सारे अभिनेता अभिनेत्री हैं जो नाज़ीज का रोल प्ले करते हैं। हिंदी सिनेमा में ही कितने सारे विलन 50 को गोली मारते हैं। वो उनका इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम नहीं दिखाता है। हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग उसे उस नज़रिए से नहीं देखते हैं, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं देखते हैं। तो बहुत ही थिन लाइन होती है। बट अगर हम साबरमती की हम बात करें तो जो सबसे उच्च न्यायालय है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है, ये फिल्म जो है वो सारी रिसर्च मटेरियल जो आपको भी ऑनलाइन अवेलेबल है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे आधारित है। अलग अलग कमेटियाँ बनी, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनकी अलग प्रतिक्रिया थी, उन सबको भी हमने दिखाने की कोशिश की है। पर जो सोल ऑफ द फिल्म है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फाइनल वर्डिक्ट आया था, उसके आधार पे उसी आधार पे रिसर्च की गई है। कमिंग टू विक्रांत, जैसे मैंने कहा कि देखिए, ये इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि कहीं ना कहीं ट्रोलिंग होगी। जैसे मैंने कहा कि जो मेरी सच्चाई है वो आपका प्रोपेगेंडा हो सकती है। अब हर किसी को तो आप खुश करने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी नज़र में जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो बिन पैंदे का लोटा होता है। मैं अपने व्यू पॉइंट पे खरा उतरना चाहता हूँ। तो अगर आपको कोई निराशा है तो माफ़ी चाहूँगा, पर उससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा। मैंने बात कर रही इसके शूट की, तो ऑफकोर्स गोदराकांड पर है, आप कभी वो प्लेस पे विजिट किए, या फिर क्योंकि अभी कहा जाता है कि वो जो ट्रेन थी अभी भी उधर ही ऐसे जी की गई है, जी तो आप कभी विजिट किए, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी, मैं वहाँ गया नहीं, क्योंकि आज भी जो मेरी टीम वहाँ गई थी, उनका ये कहना था कि आज भी वहाँ की हवा में एक मायूसी है, एक भारीपन है। और अगर वहाँ जाके हम शूट करते तो हम चाहते थे, इनिशियली हम चाहते थे, जो विश लिस्ट होती है एक आपकी, कि आप एक्चुअल लोकेशन पे जाके शूट करें, हमें ये रिकमेंडेशन लोकल पुलिस से, अथॉरिटीज़ से और ख़ुद के एनालिसिस के हिसाब से ये हमने रियलाइज़ किया कि वो सही नहीं होगा। ऑथेंटिसिटी के नाम पे हम वहाँ के लोगों को दोबारा वही सारी चीज़ें याद नहीं दिला सकते, उनका दिल नहीं दुखा सकते। तो ये सारी चीज़ें हमने रिक्रिएट भी की हैं। और रहा सवाल गुजरात का, तो मैं 2 साल गुजरात में रहा हूँ। मैं 2007 में और 8 में बड़ौदा में रहा हूँ। तो बड़ौदा और हलोल, बड़ौदा तो हालांकि बहुत बड़ा शहर है, हलोल बड़ौदा के 40 किलोमीटर दूर लगभग एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ रहा हूँ।
तो इन सारी चीज़ों को मैंने देखा है, उस कल्चर को मैंने देखा है। मैं गुजराती समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो यही है। आपका लास्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का? सॉरी। हाँ नहीं, जो शूट था ऑन लोकेशन आप की वही ये थी या फिर ऐसा? हाँ, नहीं, ऑन लोकेशन हम नहीं कर पाए, पर हमने रिक्रिएट किए वो चीज़ें और पूरी कोशिश की है कि वो ऑथेंटिक हों, वो एक्यूरेट हों और वो टाइम स्पेसिफिक हो, बिकॉज ये एक्चुअली लगभग 2 दशक पुरानी कहानी है। तो जो हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं, बहुत ही उम्दा टेक्नीशियंस हमने इकट्ठे किए और एज ए बहुत ही बढ़िया लोगों ने कोलैबोरेट करके ये फिल्म बनाई है। राशि जी। सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये इसके साथ भी हुआ कोई बात नहीं। इवन लड़कियों के लिए ये सब काफ़ी वो हो जाता है, जब मतलब वैसे पार्शलिटी नहीं करे लेकिन काफ़ी वो होता है क्योंकि आप ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग है आपका उसमें मूवी में, तो फिर से वही सब देखना जो शूट हुआ है जो उसमें दिखाया है वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है देखकर। तो वो आपका कैसा था जब आप शूट कर रहे थे? देखिए, जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जहाँ पे मैं इमोशनल हुई। आई थिंक लड़के भी इमोशनल होते हैं और जब हम वो शायद दिखाते कम है लेकिन वो इमोशनल होते हैं। और आई थिंक विक्रांत के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ हमारे ऐसे डायलॉग्स थे बोलते हुए कि उन्हें भी, उनकी आंखें भी भर आई और मेरी आंखें भी भर आई, हम दोनों ही रोए, तो एक बचपना होता है, हम सबके अंदर एक बच्चा होता है जो हम इमोशनल होते हैं, वी आर ऑल इमोशनल बींग्स। तो बहुत सारे ऐसे सीन हैं फिल्म में क्योंकि ये सेंसिटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जो शायद किसी का, कोई भी देखेगा एक दिल दुखता है, और तो शूट करते हुए और दुखता है जब आप शूट करते हैं। और अब जब सब लोग देखेंगे, आई जस्ट होप कि उनके भी दिल को छुए जैसे हमारे दिल को छुआ जब हम वो शूट कर रहे थे, या फिर अब हम वो फिल्म देखते हैं तो वी गो थ्रू ऑल ऑफ दोज मेमोरीज अगेन। तो आसान तो नहीं था, बट एक्टर का काम ही है कि यू पुट योर सेल्फ देयर, यू प्ले अनदर कैरेक्टर, यू डू इट कन्विंसिंगली, और आप यही होप, और हम यही होप करते हैं कि लोग अपने आप को हमें देखें, स्पेशली जर्नलिस्ट जी। इवन जैसे कि आप तीनों इसमें पत्रकार का रोल प्ले किए और अपने लाइफ में जब आप आर्टिस्ट बनने का सोचेंगे तब आपका सपना एक होगा कि सबसे पहले हम न्यूज़ में आए, तो आपको क्या याद होगा कि आपका जो फर्स्ट न्यूज़ था या फिर न्यूज़पेपर में होगा या फिर सैटेलाइट चैनल में, वो कौन सा फर्स्ट न्यूज़ था और आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, मेरी एक्चुअली मैं ये बताऊंगी कि मेरी एक मेमोरी है कि मेरा पहला एक पोस्टर लगा था गुड़गांव में, मुझे याद है। एक ऐड करी थी मैंने, एक सोप की ऐड, और मैं पूरे दिल्ली से गाड़ी में गई थी देखने के लिए कि अरे पोस्टर लगा है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी। तो वो मेरी एक मेमोरी है कि आई थिंक जब आप मतलब मुझे फेम से इतना अटैचमेंट नहीं थी, लेकिन आई थिंक मेरी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी, तो हम लोग को देखने गए थे, एंड दैट्स वन मेमोरी दैट्स एच्ड इन माई हार्ट। अभी 1 घंटे पहले मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया। हाँ, रवि जी के साथ, रवि जैन, एबीपी, तभी स्टार न्यूज़ था वो। तो 2007 में मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, तो रवि जैन जी के साथ ही मेरा इंटरव्यू था और अभी हमने बैठ के इसी विषय में बात भी की थी, तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तब आपका क्या रिएक्शन था? क्या रिएक्शन था? मैं तो बहुत, मेरी फैमिली तो मतलब वो सास बहू और साजिश मेरे ख्याल से 2:30 बजे आता था दोपहर को, वो 1:30 बजे से ही टीवी लगा के बैठ गए थे, क्योंकि स्निपेट्स भी आते हैं कि आने वाला है, कमिंग अप, एड्स, तो वो तो मेरे घर वालों ने। अच्छा, इंटरव्यू की अगर बात है, अगर एक्चुअली पहली बार टीवी पे मैं तब आया था जब मैं शामक दावर की ट्रूप में था, तो तभी एक चैनल हुआ करता था बी4 यू चैनल हुआ करता था, और शामक दावर का जो समर फंक होता है वो बी4 यू पे टेलीकास्ट होता था। तो तभी मेरे घर पे केबल कनेक्शन नहीं था, तो हमारे पड़ोसी के घर मिस्टर विजय कुमार, उनके घर पे जाके हमने वो मेरी परफॉर्मेंस देखी थी, क्योंकि मैं लीड डांसर था और मैं बड़ा पतला सुकड़ा सा लंबा सा था और एकदम आगे खड़ा हुआ था। तो विजय कुमार साहब के पूरे परिवार ने और मेरे परिवार ने इकट्ठे मिलके मेरे को पहली बार टीवी पे देखा था, पर इंटरव्यू मेरा रवि जैन जी के साथ था। मैं भी शामक डाबर में थी, ट्रूप में। हाँ, अरे मेरे लिए भी आई थिंक स्कूल में था, मैं, मेरा पहली बार न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई थी एक डांस परफॉर्मेंस के लिए, और वो बहुत बड़ी सी फ़ोटो थी, वो मैंने बहुत सालों तक अपने कमरे में लगा के रखी थी, बिकॉज बहुत अनएक्सपेक्टेड था। आप क्लास 11th में थे, मैं क्लास 10th 11th में थी, और बहुत ही मतलब ऐसे नीचे से कैमरा लगा हुआ था और मैं ऐसे पोज में खड़ी थी, तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, एज अ चाइल्ड लगता है कि अरे सो पावरफुल, और ये क्या हो रहा है। एक डांस कॉम्पिटिशन के लिए गई थी मैं,
उसके बाद मैं दूरदर्शन में आई हूँ। जब मैं स्कूल से, अपने स्कूल से दिल्ली में शूट होता था, तो हमने स्कूल में कुछ, मैंने आई थिंक मैं एक ग्रुप में थी जहाँ अगेन डांस हो रहा था, और मैंने ढूंढा था अपने आप को दूरदर्शन में, मैं कहाँ दिखाई दे रही हूँ। और राशि ने जो कहा पोस्टर, मेरा ना लाइफ में कभी भी पोस्टर नहीं लगा, तो अब जाके वो पोस्टर लग रहे हैं। सच्ची बताऊं, मैंने हर टीवी शो किया और मैंने सोचा सबके पोस्टर लगते हैं, मुझे भी अपना पोस्टर देखना है। वेब शो वेब, सो यू नो बाय द टाइम वो भूत उतर गया, उसके बाद पोस्टर लगने लग गए। बट मैं बट आई रिमेम्बर योर वेब शो, उसमें असुर, नहीं, व्हाट वाज दैट सेंसिटिव मैरिड वुमन शो? बट दैट इज नाउ ना 20। हम्म। सो बट जब मैं यू नो दैट, जब आप यंग होते हैं और आप चाहते हैं कि अरे मुझे भी देखना है अपने आप को, वो मैंने कभी नहीं देखा। तो अब जाके मैं वो कुछ सालों से इंजॉय कर रही हूँ वो। बट हाँ, वो न्यूज़पेपर में पहली बार आना, वो आर्टिकल अभी भी मेरे पास है। लेकिन अगर विक्रांत सर आपकी बात करें तो आप दोनों की जर्नी की शुरुआत टेलीविजन से हुई है। जी। और आप दोनों ओटीटी भी कर रहे हो, बॉलीवुड भी कर रहे हो। कभी आपको ऐसा, जब आप ऐसे चेंज कर रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, तो आपको ऐसा कभी लगा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, या फिर कंफर्टेबल स्टार्टिंग में नहीं फील कर रहे थे, फिर धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रगल करके आप अब इधर तक पहुँच गए? नहीं, आई थिंक वो मतलब ऐसा कुछ रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ आर यू नो, हमारा प्रोफेशन का पार्ट है। मतलब मुझे तो, हमें तो कैमरा पे देखते हैं अगर शूटिंग कर रहे हैं, और अगर ये टीम खड़ी है, टीम बोलेगी रिजेक्ट, ये मतलब रिजेक्ट मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा, ये बदलो, वो दे सी यू ओनली एज अ कमोडिटी। मैंने एक एड शूट किया था जहाँ पे मैं बैठी थी और 10 लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, तो मैंने उनकी फ़ोटो खींची थी कि यू गाइज, तुम्हें पता नहीं तुम कैसे लग रहे हो, मुझे एक कमोडिटी की तरह देखा जा रहा है, यू नो, कि ये ठीक लग रहा है, वी जस्ट वांट टू सी, ये कलर ठीक है, हेयर ठीक है, एंड ऑल ऑफ दैट। सो रिजेक्शन की तो आदत बहुत पहले से हो जानी चाहिए आपको। आपको उतना थिक स्किन्ड होना चाहिए कि फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन शिफ्ट करना नहीं यार, हम आर्टिस्ट हैं, एंड आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर ऑल ऑफ अस, हम आर्टिस्ट हैं। और मैं आपके बारे में भी बोल सकती हूँ, अगर आपको मौका मिले ना कहीं जाके यही रिपोर्टिंग से रिलेटेड कुछ करने का, आप करोगे, क्योंकि वो हमारे अंदर भूख है, हमें करना है। तो उसमें क्या रिजेक्शन और क्या ही कोई हमें रोकेगा, यू नो। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने दिल में सोचा था हम को एक्टिंग करनी है, हमें किसी ने आके नहीं बोला था कि आओ एक्टर बनो, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या रिजेक्शन और क्या मीडियम, जहाँ पे पहुँचा दो वहाँ पे काम करना है और दिल से काम करना है, ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही, वेरी वेल सेड। यही है कि किसी ने फोर्स नहीं किया है, आप खुद बाय चॉइस कर रहे हैं ये। आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग, व्हाटएवर शी सेड इज बैंग ऑन। इवन मैम आपसे साउथ से बॉलीवुड ऑडियंस अब भी एक जी। हो गई है, लेकिन तब कुछ साल पहले काफ़ी डिवाइडेड थे दोनों। तो आपको ऐसा लगा था बॉलीवुड में मैं जा रही हूँ तो साउथ वाली ऑडियंस भी क्या देखेगी मुझे, जो आपको साउथ में पसंद कर रहे हैं? साउथ वाली ऑडियंस मुझे देखेगी नॉर्थ में। मतलब अभी सब एक हो गई है काफ़ी, मतलब अभी सब एक ही हो गई पोस्ट लेकिन- कोविड खास तौर पे। पोस्ट कोविड, लेकिन तब थोड़ा डिवाइडेड थे। आप काफ़ी साल से बॉलीवुड में ही काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा तब वैसा नर्वसनेस फील हुआ था, या फिर डर था कि अरे ऑडियंस डिवाइड हो जाएगी, मेरे जो फैन है वो डिवाइड हो जाएंगे, ऐसा कुछ? देखिए डिवीज़न का तो आई थिंक मैं बहुत अच्छे टाइम पे मैंने ट्रांजिशन किया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि जब तक मैंने ट्रांजिशन किया तब तक वो एक हो गए थे। तो ऐसा कोई दिमाग में मेरे नहीं था कि अरे मेरी साउथ ऑडियंस छूट जाएगी, क्योंकि अभी भी आजकल मेरी साउथ ऑडियंस मेरी फिल्में देखती है, चाहे वो हिंदी में हो, क्योंकि अब लैंग्वेज बैरियर नहीं रह गया। अब आप फिल्में हर भाषा में देख पाते हैं। तो मैं एक ऐसी लकी एक्टर निकली हूँ शायद, जो बहुत ही सही टाइम पे ट्रांजिशन किया, जहाँ मुझे डर नहीं है। इनफैक्ट मेरी ऑडियंस बड़ी है जी। मैं लास्ट क्वेश्चन टू विक्रांत सर, इवन इसमें एक जो मेन मुद्दा दिखाएगा वो हिंदी और इंग्लिश को लेकर है। जी। और आप हमेशा से, आपका लास्ट मूवी जो कर फिल्म था उसमें भी आपने हिंदी को लेकर काफ़ी सपोर्ट किया था, और इसमें भी आपने हिंदी को लेकर। तो आपको जी। क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन में है, जो ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश बोलोगे तो तुम आगे बढ़ोगे, वरना फिर तुम्हारा जो करियर है उधर स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ होना चाहिए, आपको लगता है कि ये मूवी के बाद क्या कुछ चेंज होगा लोगों के माइंड से? देखिए, उम्मीद करता हूँ चेंज हो, क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। हम कहानियाँ इसीलिए कहते हैं ताकि उन कहानियों का कुछ प्रभाव पड़े समाज पे। ये पहल मैंने शुरू की थी 12th फेल से, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि अगर आप अंग्रेज़ी कहेंगे तो ग्लोबल लेवल पे आपके लिए कम्युनिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। लेकिन अब भारत बदल रहा है।
अब यहाँ पे सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि जितनी भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है जो वो डिज़र्व करते हैं। बहुत बड़ा देश है, बहुत आबादी है, धीरे 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 करके वो सारी चीज़ें होंगी जिसका सपना आप और मैं देख रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। हमारी फिल्म आ रही है 15 नवंबर को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ जाइए और फिल्म को देखिए। आप Please. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। जी जाइएगा, ज़रूर देखिएगा द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। जय हिंद। और मैं चला।